हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर के बारे में। आज हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। पूरे MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के सभी ऑप्शंस के डिटेल सॉल्यूशन होंगे, तो ध्यान से दीजिएगा। आपके इस पेपर से आपका पूरा जो सब्जेक्ट है यानी कि साइंस है पूरा रिवाइज होने वाला है। किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं वो हमको इसी मॉडल से पता चलने वाला है, इसी मॉडल पेपर से। तो ध्यान से देखिएगा और अपनी तैयारी को जांचेगा, परखेगा कि कितनी सही है, कहाँ इसमें कमी है और कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। क्योंकि देखिए क्वेश्चन ही आपको बताते हैं कि आपको और कितनी अच्छे से तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है। अब आपका समय आ गया है बोर्ड एग्ज़ाम के तैयारी का, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल समय है ये। इस समय का अगर आप अच्छे से उपयोग करते हो तो आप अपने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस हैं या एबे सैदे वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। ये 1 से 18 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं? 1 से 18। और सभी जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं। देखिए पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको यहाँ पर असत्य बताना है। रिएक्शन दी हुई है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, और यहाँ पर लेड और CO2 दिया हुआ है। अब देखते पढ़ते हैं कि कथन को। सीसा यहाँ पर अपचयित हो रहा है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब यहाँ से ऑक्सीकरण से है। किससे है? ऑक्सीकरण से, ठीक है। उसके बाद बात करें कार्बन उपचयित हो रहा है, ये मतलब कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, ये लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ए आंसर हो जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सीसा यानी कि जो लेड है ये उपचयित या अपचयित नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो ये लेड ऑक्साइड है ये अपचयित हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये यहाँ पर अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड हो रहा है, ना कि लेड, ठीक है। उसके बारे में बात करें। दूसरा जो क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन का हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल टू प्रोटेक्ट एन यानी कि पैन, ठीक है। एन इज एन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम ग्रीस, पेंट और जिंक की परत, इन सभी का यूज़ करते हैं ना। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एथेन का आणविक सूत्र आपके सामने है C2H6। इसमें आपको बताना है कि कितने सहसंयोजक बंध आपके सामने हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं एथेन की। देखिए एथेन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होती है, CH3 CH3। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन 2 3, इसी तरह से यहाँ पर 1 2 और 3। तो अगर यहाँ पर हम बॉन्ड गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल यहाँ पर 7 सहसंयोजक बंध हमको देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 कोवैलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक रिएक्शन दी हुई है जो कि आयरन ऑक्साइड की है, एल्यूमिनियम के साथ है, ठीक है। ये एक रिएक्शन आपको दी हुई है। आपको ये बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन अबव। यह संयोजन अभिक्रिया है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वियोजन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। या विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो एल्यूमिनियम है उसने यहाँ पर आयरन को क्या कर दिया गया है? डिस्प्लेस कर दिया है। क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। और ये जो आप देखते हो कि जो सक्रियता श्रेणी है
उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है, वो यहाँ पर काम कर जाता है, लेकिन ये आपके पहले चैप्टर से क्वेश्चन था। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन का आपको नाम बताना है। क्या बताना है इस विलयन का? आपको ये नाम बताना है कि वह कौन सा विलयन है। ठीक है, आपको यहाँ पर विलयन का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो विलयन है वो है HCl। कौन सा विलयन है? HCl है ना। और यहाँ पर जो गैस होती है कौन सी होती है? CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है ना। और जो कवच है अंडे का वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, हम HCl लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमको कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, CO2 मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, ये सब मिलते हैं। जो ये CO2 होती है क्या कर देती है? उसको दूधिया कर देती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। If the bottom of the vessel is getting black from outside while cooking food, it means that food is not cooked completely, fuel is not burning completely, fuel is wet, fuel is burning completely। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, क्योंकि वहाँ पर उसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है। अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलती है तो जो ईंधन है, ईंधन यानी कि जो भी कोई ईंधन होता है या गैस भी होती है तो अच्छे से जलती है। जब वो अच्छे से नहीं जलती है तो उससे कार्बन निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इन अ प्लांट जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किसके लिए है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम जल का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? एक प्लांट हार्मोन है। और भी यहाँ पर होते हैं, जैसे जिब्रेलिन होता है, एक जिब्रेलिन एक हार्मोन है, और यहाँ पर ऑक्सिन भी एक हार्मोन है। ठीक है, ये भी हो जाता है। एक एब्सिसिक एसिड भी यहाँ पर हो जाता है, एब्सिसिक एसिड है एक अम्ल, वो भी हो जाता है। इथाइलिन भी यहाँ पर हो जाता है, इथाइलिन भी हो जाता है। ठीक है, ये भी हो जाता है। तो काफ़ी सारे प्लांट हार्मोन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है। सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, है ना। तो सेरिबेलम जो है हमारा, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सीधी रेखा में चलने के लिए, या फिर आप कोई पेंसिल उठा रहे हो तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। अगर आप पेंसिल उठा रहे हो ना, पेंसिल के लिए भी ये यहाँ पर क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है ना। इसके काफ़ी सारे काम होते हैं। स्पेशली हमारी बॉडी को बैलेंस भी रखता है। अगर कोई दारू पीता है, दारू पीने के बाद उसकी बॉडी बैलेंस में नहीं रहती है, तो दारू से जो अफेक्ट होता है वो सेरिबेलम में। कौन होता है? सेरिबेलम है। देखिए, जो प्रमस्तिष्क होता है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग है। कौन? प्रमस्तिष्क। और ये जो प्रमस्तिष्क है या सेरिब्रम है, ये हमारे सोचने, समझने, विचार करने, मेमोरी सब इसके पास है ना। सोचने समझने हम जितने भी दिमाग लगाते हैं वो यहीं से लगाते हैं। यहाँ तक कि इसके पास हमारे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हाइपोथैलेमस जो हमारे हंगर यानी भूख से रिलेटेड होता है ना। और ये जो मध्य मस्तिष्क है हमारे सर को घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कि किधर घुमाना, जिधर आँख देख रही है या हमारे इधर कान सुन रहे हैं उस तरफ घुमाना है, तो वो सब कार्य ये करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, अमीबा में जनन की विधि, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में जनन की विधि। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन और मुकुलन या बडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है द्विविखंडन। क्या हो जाता है? द्विविखंडन या बाइनरी
फिजन। तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन से होता है। देखिए मुकुलन जो है ईस्ट में होता है, बढ़ेंगे किस में होता है, ईस्ट में होता है। क्या किस में होता है, ईस्ट में होता है। और देखिए यहाँ पर प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है हमको बहुविखंडन, इसमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया करता है, ठीक है। और प्लेन एरिया जो है, प्लेन एरिया, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन देखने को मिलता है। हाइड्रा में भी ये देखने को मिलता है हमको, ठीक है, रीजनरेशन। तो ये हो जाता है इसके आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता के जनक हैं। द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज माइकल फेराडे, ग्रेगर जॉन मेंडल, मार्सेलो मेलपिगी, न्यूटन। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल, जिन्होंने मटर के पादप पर प्रयोग किए थे। याद रखना मटर का जो साइंटिफिक नाम है वो है पाइसम सटाइवम। क्या है, पाइसम सटाइवम, ये इसका साइंटिफिक नाम है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से जैविक घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट। पादप, प्लांट, मृदा, सॉइल, वायु, एयर, जल, वाटर। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के एक जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें दो तरह के घटक हमको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं जैविक या बायोलॉजिकल, और एक होते हैं अजैविक या नॉन बायोलॉजिकल, ठीक है, दो तरह के होते हैं। तो अजैविक में हमारे मृदा आ जाती है, एयर यानी वायु आ जाती है, और जल भी इसमें आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो जैविक है उसमें हम जंतु आ जाते हैं, पादप आ जाते हैं, कीट आ जाते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी छोटे मोटे जीव सब इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा इसका, पादप। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पादप। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। देखिए जब हम किसी भी मीडियम का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष। मान लो यहाँ पर इसको हम जनरली n से डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट कर देते हैं। मान लो यहाँ वायु का अपवर्तनांक है, वायु या निर्वात का है, तो इसके बट्टे में क्या है, माध्यम का। अभी माध्यम कोई भी हो सकता है, अगर माध्यम जल है तो फिर जल का कहा जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर जल है तो जल का कहा जाएगा। तो ये अब जो n निकल के आ रहे क्या है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, जो कि इसका आंसर क्या हो जाता है 1.31। क्या हो जाता है 1.31, है ना, ठीक है। उसके बाद बात कर देखिए जो ये 2.42 है, ये हीरा का है, किसका है, ये हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। उसके बाद बात करें तो 1.5 जो है ये बेंजीन का है, किसका है, ये यहाँ पर ये बेंजीन का है। और अगर बात करें ये जो आपको दिख रहा है 1.33, है ना, ये 1.33 जल का है, सॉरी, है ना, यहाँ मिस्टेक है। ये जो 1.11 है ये किसका है, बर्फ़ का है, याद रखना। है तो यही पानी, लेकिन ये बर्फ़ है, याद रखना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये किसका है, बर्फ़ का है, ना कि पानी का। पानी का क्या होता है 1.33, यानी कि जब पानी जम जाता है तो उसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या है कि वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य का समय अंतर लगभग होता है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर हो जाता है 2 मिनट। कितना होता है, 2 मिनट का यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। और 2 ही मिनट हमको सुबह सनराइज और आभासी सनराइज में भी देखने को मिलता है। 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को, है ना, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को हमको देखने को मिलता है सनसेट और सनराइज में अंतर। तो दोनों को मिलाकर हम बात करें तो हमारा जो दिन है वो 4 मिनट एक्स्ट्रा तक रहता है, यानी 4 मिनट उसमें इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर इफ 0.5 एम्पियर करंट फ्लो
थ्रू द बल्ब देन द पावर ऑफ द बल्ब। बल्ब की पावर निकालने को कहा गया है। देखिए पावर जो होती है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई। क्या होता है? P बराबर वी आई। हमको सिर्फ फॉर्मूले में मान रखने हैं। क्यों? क्योंकि एम्पियर हमको दिया हुआ है जो कि आई का मान हमारे पास 0.5 एम्पियर है। क्योंकि एम्पियर क्या है? ये करंट की एसआई यूनिट, ठीक है। और ये वोल्ट जो है 220 वोल्ट, ये क्या है? वोल्टेज डिफरेंस है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर V आपके सामने है, बस हमको फॉर्मूले में मान रखने हैं। तो ये हो जाएगा 220 इंटू में 0.5। जब इसको हम इंटू करते हैं तो देखिए क्या आ जाता है यहाँ पर 0 0 एंड यहाँ हम फिर पॉइंट लगा दे तो हमारा आंसर जाएगा 110 वाट, यानी कि बे यहाँ का आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रतिकृति पर, या फिर यहाँ पर उपरोक्त सभी पर। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चालक की लंबाई पर भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी करता है। हम जानते हैं R बराबर हमको देखने को मिलता है, मतलब R समानुपाती होता है L अपॉन में A। तो A है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, L है लंबाई। जब इसको हम हटाते हैं तो ये रो आ जाता है, जिसको विशिष्ट प्रतिरोधकता हम कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है इस तरह से। और साथ में पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और ये देखिए यहाँ पर ये होता है ओम का रूल, V समानुपाती I। क्या होता है? V समानुपाती क्या होता है? I होता है, ठीक है। तो ये था आंसर। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है, बहुत कम हो जाता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट डज नॉट चेंज, वेरी कंटिन्यूसली, रिड्यूस सब्सटेंशियली, इंक्रीज हैवीली। तो इसका आंसर हो जाता है द, यानी इंक्रीज हैवीली, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहाँ पर एकदम से उसको जो अटैच हो जाते हैं तार, लघु पतन होता है तो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, जिससे हीट जनरेट होती है और आग लगने का खतरा भी हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है द होमोजेनस पोल्स ऑफ अ मैग्नेट हैव म्यूचुअल आकर्षण, अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, आकर्षण, प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन, रिपल्सन, बोथ या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए अगर हम दो ये चुंबक हैं, इसका एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है, अगर हम सेम लेके आने वाले हैं दोनों, जैसे हमने ये साउथ और नॉर्थ पोल, अब ये दोनों सेम है, यानी कि समान ध्रुव हैं, तो क्या होगा? इनके बीच में रिपल्सन होगा, या क्या होगा यहाँ पर होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम प्रतिकर्षण कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं हम? रिपल्सन। और जब हम जो विपरीत लेकर आते हैं, विपरीत, यहाँ पर जैसे मान लो ये NS है और यहाँ हम लेकर आ रहे हैं इस तरह से N और S, तो क्या होगा? यहाँ पर आकर्षण होगा। क्या होगा? यहाँ पर होगा आकर्षण या अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमारे पास हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ये 6 हैं और सभी एक मार्क्स का है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ब्लैंक अभिक्रिया है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट इन द रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये ऊष्मा छेपी रिएक्शन है। कैसी है? ऊष्मा छेपी रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? ऊष्मा छेपी रिएक्शन हो जाती है, इससे ऊष्मा निकलती है ना। तो ये कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है, मैग्नीज ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपसे ये रिएक्शन जो है कंप्लीट करवाई गई है। क्या करवाई गई है? कंप्लीट करवाई गई है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या करता है? इसको यहाँ पर मैग्नीज को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीज आता है और यहाँ पर एल्यूमिना बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिना बनता है। Al2O3 यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से, MnAl2O3। और अगर आप इसको क्या करोगे? बैलेंस करोगे, तो यहाँ पर देखो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाता है और यहाँ पर मैग्नीज के पास क्या आ जाता है?
तो मैग्नीज के पास यहाँ 3 आ जाता है, क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये बैलेंस हो जाती है। फिर देखते हैं, फिर देखिए ये थर्ड हमारे पास है, खालिस्तान तथा खालिस्तान मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। खालिस्तान तथा खालिस्तान टुगेदर फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर आता है मस्तिष्क, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। क्या आ जाता है? मेरु रज्जु आ जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ओजोन परत से ओजोन परत सूर्य से आने वाली खालिस्तान सुरक्षा करती है। द ओजोन लेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लैंक कमिंग फ्रॉम द सन। तो ये यूवी रे से, किससे? यूवी रे, जब परा बैंगनी किरणों से क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 किलोवाट का मान डैश डैश जूल के बराबर होता है। द वैल्यू ऑफ 1 किलो इज इक्वल टू डैश डैश जूल। तो देखिए 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलो का मतलब 1000। ठीक है, अब हावर का मतलब यहाँ पर आ जाता है, देखो आवर का मतलब होता है 60 इंटू में 60। ठीक है, क्या हो जाता है? 60 इंटू में 60। जब इसको हम इंटू करते हैं तो देखिए क्या आ जाता है? ये आ जाता है 36 इंटू में हमारे पास 3 और 2 5, 10 टू की पावर 5, या इसको हम लिख सकते हैं 36 या 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6। ये है जूल, ये क्या है? जूल। तो 1 किलोवाट में इतने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली खालिस्तान कहते हैं। अ सिलेंड्रिकल कॉइल विद सेवरल टर्न्स ऑफ क्लोजली रैप्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड अ। तो इसको देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हम परिनलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनलिका, या फिर इंग्लिश में कहें तो इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड, क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। देखिए इसको हम इस तरह से शो करते हैं। यहाँ जैसे हमारी ये बैटरी होती है ना, इस तरह से हम बैटरी यूज़ करते हैं और यहाँ पर कोई प्लग है और यहाँ इस तरह से आपने ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर देखा होगा, ये वाला। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये कॉइल आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सोलेनॉइड या परिनलिका कहते हैं। और जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इस तरह से देखो, यहाँ पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण होता है, इस तरह से यहाँ पर, है ना, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण होता है या मैग्नेटिक इंडक्टेंस होता है। और याद रखना कि जो इसका सेंट्रल होता है, परिनलिका का जो सेंट्रल होता है, यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इक्वल होता है। क्या होता है? चुंबक इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हमारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब है अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस, जो भी 12 क्वेश्चंस हैं और सभी 1-1 मार्क्स के हैं। समजातीय श्रेणी से किसे कहते हैं? व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज में क्या है कि ऐसी कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें जो कार्यात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें क्या है जिसमें हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, कार्यात्मक समूह से
प्रतिस्थापित करते हैं और कार्बन की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? कार्बन की संख्या के आधार पर भिन्न रखते हैं। तो इस तरह की जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी। मतलब जैसे यहाँ पर देखो, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे ये एक CH4 तो हमारे पास मैथेन है। अगर इसके एक कार्बन को हटा दे तो और OH ग्रुप लगाते बन जाता है CH3। अब ये एल्कोहल है, मैथेनॉल जिसको हम कह देते हैं। अब यहाँ पर एक कार्बन हम बढ़ा दे तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। अब ये एथेनॉल बन जाएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पर कार्बन ऐड कर देते हैं तो CH3CH2OH हो जाएगा। इस तरह से हम कार्बन बढ़ाते जाते हैं तो जो यौगिक है वो तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन OH ग्रुप यानी कि जो OH ग्रुप आपको दिख रहा है ये यहाँ पर इक्वल है, समान है। समान जब कार्यात्मक समूह रहेगा तो जो अगर हम बढ़ाते जाएंगे कार्बन की संख्या तो उससे क्या होगा, फॉर्मूले में चेंज आ सकता है, स्ट्रक्चर चेंज आ सकती है, यौगिक बदल जाएगा, लेकिन कार्यात्मक समूह समान रहेगा। तो ऐसी जो श्रेणी हमको प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? वाई आर ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है। कैसी है? कम क्रियाशील गैस है, ठीक है। और जो तेल एवं वसायुक्त पदार्थ है ये क्या है, लंबे समय तक रखने पर इनका ऑक्सीकरण होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? ऑक्सीकरण होने से खराब हो जाता है, इनका टेस्ट खराब हो जाता है और ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं, यानी कि हानिकारक हो जाते हैं। इनको खराब होने से बचाने के लिए इनमें क्या हो जाए, N2 यानी कि नाइट्रोजन मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। अब ये क्रियाशील कम होती है तो ये क्रिया नहीं कर पाती है किसी और जैसे नमी से, आर्द्रता से, जिसके कारण क्या होता है, इनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ये खराब नहीं होगा। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, नाइट्रोजन युक्त गैस का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। फिर देखिए, एक ताजे दूध के pH का मान 6 है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, समझाइए। देखिए जो दूध होता है उसका pH आपको दिया हुआ है, ताजे दूध का जो है कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए जो दूध होता है उसमें एक शर्करा होती है। क्या होती है? एक शर्करा होती है। देखिए कौन सी शर्करा है, दूध में एक लैक्टोज शर्करा होती है। क्या होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। साथ ही दूध में एक जीवाणु है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु है ये? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। तो ये दूध में पाया जाता है। ये जो लैक्टोबैसिलस है ये इस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है? लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण अब क्या हो जाता है, ये दही में बदल जाता है। दूध किस में बदल जाता है? यहाँ पर दही में बदल जाता है। और दही का जो pH है वो लगभग 4.5 से 5.5 हो जाता है। क्या होता है? 4.5 से 5, मतलब 6 से 4.5 हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो जब ये दूध से दही में बदल जाता है तो pH के मान में क्या परिवर्तन आ जाता है? pH मान कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लैक्टोज जो है लैक्टिक अम्ल में बदल गए। किसने बदला है? ये जीवाणु ने या बैक्टीरिया ने। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है यहाँ पर? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण इसके pH मान कम हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, दही खट्टा होता है। ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका आंसर। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करो। कंस्ट्रक्टेड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम का जो बाह्यतम कोष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कोष में हमको देखिए कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमको इसके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो ये होता है क्लोरीन के पास कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके पास 7 होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो
क्लोरीन है, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो सोडियम है इसके एस कक्षक जो होता है उसमें ओनली एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इस अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसका अक्रिय गैस विन्यास बन जाता है। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग ले लेता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है, ये भी अक्रिय गैस विन्यास। इस तरह से क्या करते हैं, ये सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और दे देने से क्या होता है, ये एक धनायन बनाता है, और क्लोरीन क्या बनाता है, एक ऋणायन बना लेता है। इस तरह से इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका क्या होता है, माइनस आता है। ये हो जाती है इसकी बिंदु संरचना, क्या हो जाती है, बिंदु संरचना हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया है रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या मापते हैं, इसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर मापते हैं। ठीक है, फिर देखिए मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। नेम द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो क्या होती है, न्यूरॉन होती है। क्या होती है, न्यूरॉन होती है हमारे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई। इसकी स्ट्रक्चर आपने जरूर देखी होगी, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से, है ना। ये यहाँ पर सेल बॉडी है ना। ये एक्सॉन है, क्या है ये एक्सॉन है। ये यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, और ये सिनेप्टिक ग्लोब्यूल है। क्या है, सिनेप्टिक ग्लोब्यूल यहाँ पर बने होते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये हमारी लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ देखा है माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है। फ्रॉम वेयर डज द फीटस गेट न्यूट्रिशन इन द मदर बॉडी। तो माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, फीटस को, ये मिलता है अपरा, या इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, अपरा या प्लेसेंटा से मिलता है ना। इससे पोषण भी मिलता है, और साथ में जो भ्रूण है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे CO2 बनते हैं, नाइट्रोजन वाले अपशिष्ट पदार्थ, उनको बाहर भी इसी से निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, जीन किसे कहते हैं, व्हाट इज जीन। तो जीन क्या है, ये देखिए अगर हम बात करें तो ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, सबसे छोटी, ये कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं, यह है कोशिका की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। और बात करें तो यह DNA से बनी होती है, जिसमें प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। और भी अगर हम इसके लिए लिख सकते हैं कि जीन जो है क्या करता है, जीन एक पीढ़ी से लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो यह है जीन। उसके बाद बात करते हैं, देखिए जीन के बाद बात करते हैं हम लेंस की क्षमता का SI मात्रा, राइट द SI यूनिट ऑफ पावर। तो इसका आंसर होता है डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर होता है। P बराबर 1/FB होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, 1/FB हम लिख सकते हैं। और F बराबर हम या सेंटीमीटर में लेते हैं जनरली, तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो डायप्टर है। ठीक है, क्या हो जाता है, डायप्टर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपने अवयवी कणों में, प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों यानी रंगों में, या
रंगों में विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट, इट्स कंपोनेंट, कलर ऑफ कंपोनेंट, है ना। या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाना, जो विबग्योर है उसमें विभाजित होना क्या है? वर्ण विक्षेपण है। क्योंकि प्रकाश जो है वो 7 अलग अलग वर्णों की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से मिलकर बना है ना, उन्हीं से मिलकर बना है। और उन्हीं में क्या होता है, जब वो विभाजित हो जाता है तो उसको हम विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, जिसको हम प्रिज्म की सहायता से देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है। किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की एक बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। When a 12 वोल्ट बैटरी is connected across an unknown resistor there is a current of 2.5 milliampere flow in circuit. Find the value of resistance of the resistor. आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको प्रतिरोध पता करना है। आपको ये फॉर्मूला ओम का नियम यहाँ यूज करना है। V बराबर होता है IR, ठीक है, और R आपको निकालना है, तो V अपॉन में I आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए I दिया हुआ है जो कि है 2.5 मिली एम्पियर। इस मिली एम्पियर को आप एम्पियर में चेंज कर लीजिए। 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर क्या हो जाएगा? 10⁻³ एम्पियर इसका यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमको V दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। देखिए R बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 अपॉन में 2.5 इंटू 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻, फिर प्लस में आ जाएगी, तो R बराबर 12 अपॉन में 2.5 इंटू में 10⁻³ पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगी। तो देखिए फिर ये 25 से कितनी बार जाने वाला है? 25 से 4 बार जाएगा, ठीक है ना। 4 बार जाएगा तो फिर 20 बचेगा, 20 में जाएगा नहीं, फिर एक 0 आ जाती है, तो यहाँ पर फिर एक 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या एक बार जाएगा? कितना बार जाएगा? तो 4, फिर एक बार जाएगा, है ना। एक 0 आने पर फिर 15 बच जाएंगे, 15, फिर एक 0 और आ जाएगी, फिर 25 सिक्के 150 यानी कि 10। तो ये इस तरह से 4160 क्या आ जाएगा? ओम यहाँ पर प्रतिरोध हमारा आंसर आ जाता है। इस तरह से क्या आ सकता है? हमारा आंसर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है? आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण आपको बताने हैं। तो 2 गुण की बात करें तो पहला होता है कि कभी भी जो चुंबकीय रेखाएं वो एक दूसरे को नहीं काटती। क्या नहीं काटती? एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरा ये है कि ये एक दूसरे के समांतर होती हैं जनरली, तो ठीक है। लेकिन जब चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होती हैं तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, मजबूत कह सकते हैं या स्ट्रॉन्ग होता है। और जब ये चुंबकीय रेखाएं दूर दूर होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होता है, चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो ये हमारे जो मुख्य क्वेश्चंस थे, है ना, वो हमने देखे। तो ये हो जाते हैं आप सभी, ये हो जाते हैं देखिए आंसर्स। सभी क्वेश्चनों के हमने आंसर यहाँ देख लिए हैं, ठीक है।
जो भी हमारे बड़े क्वेश्चंस थे, मतलब वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस थे। बाकी ये आपका जो मॉडल पेपर है, देखिए आप इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पर आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण देना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये CaOH का होल्टवाइज है, प्लस में CO2 आपको दिया हुआ है, आपको बनाया गया है कैल्शियम कार्बोनेट वाटर प्लस में वाटर। तो आपको ये संतुलित करनी है, जो कि आप कर लोगे। दूसरी देखिए रिएक्शन आपको जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट है, तो जिंक प्लस में AgNO3 दिया हुआ है, AgNO3 दिया हुआ है। और बन क्या रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बन रहा है जिंक नाइट्रेट, तो ये बनता है NO3 का होल ट्वाइज बनता है। यहाँ पर NO3 का क्या बनता है, होल ट्वाइज बनता है। मैं यहाँ बना देता हूँ, जिंक NO3 का होल ट्वाइज बनता है, और साथ में क्या है, सिल्वर है। तो इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ये पॉप साउंड से निकलती है, तो वो आप पता कर सकते हो। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड होकर आपको उदाहरण देने। उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। ग्लूकोज के विखंडन से पहले पायरुविक अम्ल बनता है, और पायरुविक अम्ल से बाद में CO2 बन जाता है, ठीक है, वायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल से CO2 नहीं बनता। गुरुत्वानुगतिक क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए, मतलब गुरुत्वानुगतिक का मतलब गुरुत्वाकर्षण के अनुसार चलने वाली। आवर्त बीजी पुष्प के नामांकित चित्र बनाए, उसके विभाग को समझाइए। तो इस तरह से आप ये पुष्प का क्या बना सकते हो, डायग्राम यहाँ बना सकते हो। और इस तरह से यहाँ पर देखिए क्या बना सकते हो, देखो इस तरह से ये यहाँ पर पुष्प का डायग्राम है, और ये यहाँ पर बाह्य दल लगे हुए हैं। ये बाह्य दल है, ये दल है, ये बाह्य दल है, ये यहाँ पर पुमंग है, ये वैसे परागकोश है, ये क्या है, परागकोश, ये पुतंतु है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पुमंग बनाते हैं। ये अंडाशय है, जिसको हम ओवेरी भी कहते हैं, है ना। ये वर्तिका है, ये क्या है, वर्तिका है, और ये वर्तिका है, जिसको हम स्टिग्मा भी कहते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को स्टिग्मा, वर्तिका को स्टाइल कहते हैं, अंडाशय को क्या कहते हैं, ओवेरी कहते हैं, इसको पिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो इजीली। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिंग निर्धारण करना है, आरेखीय चित्र बनाना है, मतलब ये x और XY से आपको बताना है कि इस तरह से क्या क्या बनने वाले हैं, है ना। दोनों एक साइड बन गए, इस तरह से बना देते हैं, यहाँ Y बनेगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ लड़का और लड़की बनाना है आपको, आसानी से आप कर सकते हो। बाकी ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है ना। फोकस दूरी आपको F दी हुई है 15 सेंटीमीटर, जिसको माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हुई है। उसके बाद अवतल दर्पण से दूरी जो है वस्तु की वो कितनी है, यानी कि U दिया हुआ है हमको यहाँ पर -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनना है। हमसे V पूछा गया है, जिसका आप आंसर निकालना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि C के लिए या R की वैल्यू हमको मिलने वाली है 15-30 सेंटीमीटर है। अगर मैं पोजीशन की बात करूँ इस तरह से, देखो ये एक क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, और अगर हम बात करें तो ये इसका मान लो फोकस है, ये क्या है, फोकस है, और यहाँ पर ये है हमारा C, जिसको हम कर्वेचर भी कह देते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये 30 है, तो यहाँ पर जो वस्तु रखी हुई है वो यहाँ रखी हुई है, ये वस्तु है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब है या इमेज है वो कहाँ बनेगी, तो वो यहाँ बनेगी, वो यहाँ बनने वाली, ठीक है। ये आपको बस अब आप देख लीजिएगा कि आंसर जो है आपका 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा आने वाला है। फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हो 1/, जिसको हम दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला कहते हैं, 1/, में V प्लस में 1/, में U। इस तरह से जब आप मान रखोगे तो 1/, देखिए
सॉरी v आपको निकालना है ना, तो आप v बराबर 1/f माइनस 1/u आ जाएगा। बस अब आपको मान लिखना है और आंसर करना है और कुछ नहीं करना है। आपके सामने है 1/v बराबर 1/f दिया हुआ है -15, माइनस ऑलरेडी है तो 1/-20, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/15, ये माइनस में याद रखेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 75, इसका एलसीएम यहाँ ले रहा हूँ मैं, 75 आ जाएगा, ये -3 है ना, और ये 5 आएगा, माइनस का 5 आने वाला है यहाँ पर, और ये देखिए क्या आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, तो -2/75, यहाँ से हमारे पास v निकल के आने वाला है 75/2, जो कि माइनस रहेगा, ये आएगा 37.5। ठीक है, तो v की जो वैल्यू है हमारे पास 37.5 आने वाली है, लेकिन माइनस में याद रखिएगा क्या आने वाली है, माइनस में। तो ये इसका आंसर हो जाता है, आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी ये आपको अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पत्र लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है, ये विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए, और तो ये आप आराम से कर सकते हो। ये फिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रवती बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, वरना ये क्या कर लेता है, ये यहाँ पर रिएक्शन कर लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में बदल जाता है। आसवी जल का विद्युत जालन क्यों नहीं करता, जबकि वर्षा जल उसमें कुछ आयंस होते हैं और इसमें आयंस नहीं होते आसवी जल में। HCl जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल के विलयन में अम्लता अभिलक्षण नहीं करता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लीन पदार्थों क्यों नहीं बदलती है, गर्म विद्युत की विधियाँ, ऋतुस्राव किसे कहते हैं। ये हैं आप सभी के, देखो ये पूरे मॉडल पेपर के क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं, इन सबको देख लीजिएगा, सभी के आंसर पता करने की कोशिश कीजिएगा। इजी क्वेश्चन से आपकी बुक से आए हुए हैं डायरेक्ट, अगर आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये IUPAC नाम दिए गए हैं। ये प्रोपीन है, ये क्या है, प्रोपीन है, ये एथेनॉल है, ये क्या है, एथेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल है, ये क्या है, ब्यूटेनॉल है। ठीक है, और ये क्या है, क्लोरोब्यूटेन है, क्या है ये, क्लोरोब्यूटेन है, ये सभी के नाम है। ठीक है, इनके आपको स्ट्रक्चर बनानी है। एथेनोइक एसिड की CH3COOH, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ब्रोमोपेंटेन कहा है तो CH3CH2CH2 एंड CH2 के साथ एक Cl और ऐड कर दो। फिर ब्यूटेनॉन कहा है तो CH3C_O CH2CH3, ये ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। हेक्सेनल मतलब, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन है, तो CH3 CH2 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 CH2, 2 2 4 और 1 5, एक यहाँ पर CHO ग्रुप लगा दो, हेक्सेनॉल। ये सभी के स्ट्रक्चर्स की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। अमाशय का नाम HCl, और HCl क्या करता है, जो अमाशय के अंदर एंजाइम उनको सक्रिय करता है। शाकाहारी जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर अवशोषण में समय लगता है। मानव सूजन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, किडनी के कार्य, और यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल डायलाइसिस या कृत्रिम अपोहन है। फिर ये अपवर्तन और परावर्तन से है। परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बनाइए। जब क्या हो, बिंब जो वक्रता केंद्र पर हो, तो इस तरह से जब ये वक्रता केंद्र पर है, अगर यहाँ है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी यहीं बनेगा। और जब बिंब वस्तु के फोकस पर हो, है ना, जब ये फोकस पर रहेगा तो जो बिंब है वो कहाँ बनेगा, ये फोकस पर है तो ये कहाँ बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, दोनों स्थितियाँ आप बता सकते हो। तो ये था आपका पेपर, सभी क्वेश्चंस पर हमने डिस्कस किया। तो कैसा रहा आपका ये पेपर, आप सभी ने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए।
हम नई नई वीडियो यहाँ अपलोड करते हैं आपके जो एग्ज़ाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए और बेहतर करने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ अभी आने वाली हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।